नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 9 मई 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ग्रीन वॉल के बारे में। इंडिया में जो ग्रीन वॉल बन रही है, कहाँ से कहाँ तक क्या स्टेटस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे युद्ध की सिचुएशन में सिविल मिलिट्री सिनर्जी के बारे में। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तीसरे नंबर पे द हिंदू का ये आर्टिकल है, इस सोशल मीडिया डिफाइनिंग सेल्फ वर्थ। क्या सोशल मीडिया आज के समय में लोगों की सेल्फ वर्थ डिफाइन कर रहा है? एक्चुअली अभी ना एक यंग एंटरप्रेन्योर ने ना सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके फॉलोअर्स कम हो गए थे, घट रहे थे, तो इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या सोशल मीडिया आजकल लोगों की आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, सेल्फ वर्थ क्रिएट कर रहा है, वैलिडेशन, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। काफ़ी डीप आर्टिकल है, समाज किस तरफ जा रहा है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया की ग्रीन वॉल के बारे में है। ग्रीन वॉल एक स्टेप डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे ना डेजर्टिफिकेशन का मतलब बता दीजिए। डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? डेजर्टिफिकेशन मतलब जो लैंड है यानी ज़मीन है उसका सूखा हो जाना, बंजर हो जाना और बेकार हो जाना, कुछ भी उगना बंद हो जाता है। जहाँ पहले खेती होती थी वहाँ अब सिर्फ मिट्टी या रेत रह जाती है, ये होता है डेजर्टिफिकेशन। और डेजर्टिफिकेशन के रीजंस क्या हैं? रीजंस देखो इस प्रकार से हैं, जैसे फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, फॉरेस्ट को काटना, ओवर ग्रेजिंग हो जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो गई। इसके अलावा माइनिंग होना या फिर अर्बनाइजेशन या फिर क्लाइमेट चेंज, ये सब रीजंस हैं डेजर्टिफिकेशन के। अब देखो इसरो का जो एटलस है ना डेजर्टिफिकेशन से संबंधित, वो ये बोलता है इंडिया में ना 97.85 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड है, ऐसा लैंड जिसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं डेजर्टिफिकेशन से। यहाँ पे देखो 50% से ज़्यादा लैंड जो है वो डिग्रेडेड है। तो ये हुई बेसिक चीज़। अब थोड़ा बैकग्राउंड जानिए। 2007 में ना अफ्रीकन यूनियन ने ना एक बड़ा विजन लिया। विजन ये था कि हम ना 8000 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाएंगे सहारा में, ताकि डेजर्टिफिकेशन को बढ़ने से रोका जाए। ये देखो ये ग्रीन वॉल उन्होंने बनाई है सहारा में, ये 8000 किलोमीटर लंबी है, ताकि डेजर्टिफिकेशन जो ऊपर है इसे नीचे नीचे बढ़ने से रोका जा सके। 11 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 11 देशों के नाम है नीचे, बुर्किनो फासो, इथियोपिया, नाइजीरिया, ये सारे देश हैं, सेनेगल, सूडान। इसको कंप्लीट करना है कब तक? 2030 तक। ओरिजिनल टारगेट देखो ये डिसाइड किया गया था कि 780 मिलियन हेक्टेयर एरिया में फॉरेस्ट बनेगा ये ग्रीन वॉल बनाने के लिए, ताकि डेजर्टिफिकेशन रुके। बट बाद में टारगेट कम कर दिया गया, सिर्फ 100 मिलियन हेक्टेयर का कर दिया गया। अभी तक सिर्फ देखो 18% जो टारगेट है वो अचीव हुआ है। रीजंस क्या हैं? रीजंस इस प्रकार से हैं, इस ग्रीन वॉल को बनाने के लिए पैसा नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आई, पॉलिटिकल विल जो थी विभिन्न देशों में, जो 11 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो पॉलिटिकल विल कमजोर थी। लेकिन देखो यही चीज़ें इंडिया के लिए अब सीखने लायक हैं। अब इंडिया के ग्रीन वॉल का प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया ने देखो 2024 में अनाउंस किया था कि हम 1400 किलोमीटर लंबी एक ग्रीन वॉल बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? पोरबंदर, गुजरात से लेके दिल्ली राजघाट तक ये ग्रीन वॉल हम बनाएंगे, ऐसा इंडिया ने अनाउंस किया था। 4 राज्यों से होके गुजरेगी ये ग्रीन वॉल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। टोटल कितना एफोरेस्टेशन होगा? टोटल एफोरेस्टेशन का टारगेट रखा गया था 1.15 मिलियन हेक्टेयर। और क्या होगा? मतलब एफोरेस्टेशन में देखो ये डिसाइड हुआ था नेचुरल फॉरेस्ट उगाए जाएंगे, प्लांटेशन होगा और वाटर बॉडीज सब शामिल होंगे। ये देखो जो टारगेट है ना कि कहाँ से कहाँ तक, पोरबंदर से लेके दिल्ली राजघाट तक,
ये टारगेट काफ़ी सिंबॉलिक है। एक पॉइंट है गांधी की जन्मभूमि और दूसरा पॉइंट है गांधी की समाधि। ये देखो, ये पोरबंदर से लेकर दिल्ली राजघाट तक ग्रीन वॉल बनाने का अनाउंसमेंट इंडिया ने किया था 2024 में। 1400 किलोमीटर लंबी ये ग्रीन वॉल। ये भी डिसाइड हुआ था कि एवरेज जो विड्थ होगी इस ग्रीन वॉल की वो 5 किलोमीटर होगी। समझ गए? वैसे देखो, एक बात आपको बताऊं, जो अरावली की पहाड़ियां हैं ना, ये जो मैप में आप देख रहे हो अरावली की पहाड़ियां, ये देखो हमारे देश में ना एक नेचुरल बैरियर का काम करती हैं। ये एक तरफ थार डेजर्ट को नॉर्थ इंडिया में आने से रोकती हैं, दूसरी तरफ मानसून के जो क्लाउड्स हैं उनको ये अरावली हिल्स ईस्ट साइड में गाइड करती हैं। ईस्ट साइड में मतलब शिमला में, नैनीताल में, वहाँ पे मानसून क्लाउड्स को ये गाइड करती हैं। और इवन विंटर सीजन में सेंट्रल एशिया से जो हवाएं आती हैं ना, ठंडी हवाएं, उनको रोकती हैं ये अरावली हिल्स। लेकिन हो क्या रहा है, अब अरावली हिल्स में ना बहुत सारी पहाड़ियाँ ना तोड़ दी गई हैं, माइनिंग की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, कॉमर्शियल यूज़ की वजह से। वहाँ पे रोड प्रोजेक्ट बन गए, कुछ लोगों ने फार्म हाउस बना लिए, कुछ लोगों ने बैंकेट हॉल बना लिए, कुछ लोगों ने रिजोर्ट बना लिए। मतलब वहाँ पे अरावली हिल्स को ना बहुत ज़्यादा काटा पीटा गया है। इस वजह से जो अरावली हिल्स पहले नेचुरल बैरियर का काम करती थी, अब वो स्पेस खाली हो गया है, अब वो बैरियर का काम नहीं कर रही हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में मिट्टी के जो स्टॉर्म हैं, डस्ट स्टॉर्म ज़्यादा आ रही हैं, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है, मतलब बढ़ जाता है गर्मियों के सीज़न में। स्मोग और पोल्यूशन की तो सुनामी आ जाती है सर्दियों में। फ्लड, कोल्ड वेव, ये भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो गया है। किसकी वजह से? अरावली हिल्स को बीच बीच में काट दिया गया है, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, फार्म हाउस, इन सब रीजंस की वजह से। अब फिर से आते हैं इंडिया की ग्रीन वॉल पर। ये जो इंडिया ने ग्रीन वॉल का कमिटमेंट किया है, ये कमिटमेंट देखो इंडिया ने ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में भी किया है कि हम ऐसी ग्रीन वॉल बनाएंगे। प्रोजेक्ट पे टोटल कॉस्ट आएगी 7500 करोड़ की। अब 7500 करोड़ में ना 78% पैसा जो है वो सेंटर देगा, 20% पैसा जो है वो स्टेट्स देंगे, और 2% जो पैसा है वो इंटरनेशनल एजेंसी से आएगा। समझ गए? और 2030 तक ना भारत ने कमिटमेंट ये किया है, 2030 आते आते हम 26 मिलियन हेक्टेयर पे ना फॉरेस्ट उगा देंगे, एफोरेस्टेशन कर देंगे यहाँ पे। इससे हम ना 2.5 से लेके, ये देखो यहाँ पे नीचे, इससे हम 2.5 से लेके 3 गीगाटन CO2 एक्विवेलेंट कार्बन एब्जॉर्ब कर सकेंगे, ये जो ग्रीन वॉल में एफोरेस्टेशन होगा इससे। लेकिन राइटर बोलते हैं अगर रियलिटी हम चेक करें, लास्ट 10 साल में हम देखो 540 मिलियन टन CO2 एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इस्टाब्लिश कर पाए हैं, यानी CO2 सिक्वेस्ट्रेशन की कैपेसिटी इस्टाब्लिश कर पाए हैं। टारगेट के लिए अभी ना 2 गीगाटन का गैप है। तो राइटर बोलते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं इस ग्रीन वॉल को बनाने में, एफोरेस्टेशन में। सबसे पहला चैलेंज, प्रॉब्लम नंबर 1, लैंड किसके पास में है? देखो लैंड है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देना है, कंजर्वेशन नहीं। तो वो लैंड छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये दिक्कत है सबसे पहली। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों का लक्ष्य अलग है। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है, लैंड का मिसयूज हो रहा है। जैसा आर्टिकल के शुरुआत में ही बताया, हरियाणा, दिल्ली, NCR, यहाँ पे ना अरावलीज में इलीगल कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रहा है, जैसे प्राइवेट फार्म हाउसेज, बैंकेट हॉल्स, कॉमर्शियल रोड्स। पहाड़ियाँ जो है तोड़ के, काट के फ्लैट कर दी गई हैं, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम, अब ग्रीन वॉल के रूट में ना प्राइवेट लैंड भी आता है। प्राइवेट लैंड को एक्वायर करना कई बार बहुत एक्सपेंसिव होता है, रोड बनाने के लिए तो कई बार लैंड एक्विजिशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या लैंड ओनर को पैसा दे के प्लांटेशन करवाएंगे, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। मतलब उनका लैंड एक्वायर करेंगे या फिर उन्हीं के लैंड पे पेड़ उगवाएंगे पैसा दे के, इस पे भी क्लैरिटी अभी बाकी है। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं क्या फॉरेस्ट ऑफिसर्स को उनका एग्जैक्ट टारगेट पता है?
क्या टारगेट अचीव करने के लिए उनके पास में टूल्स हैं? टूल्स देखो, जैसे प्लांटिंग टूल्स, सीडलिंग्स, नर्सरी स्टॉक, ये सब फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास में है या नहीं है, इस पे भी क्लैरिटी नहीं है। अब देखो 2025 का जो मानसून है वो आने वाला है। अब मानसून आने से पहले ना खड्डे वगैरह तैयार होने चाहिए, तभी वो पेड़ अच्छे से उगेगा, पौधा अच्छे से उगेगा। लेकिन लगता नहीं कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने तैयारी की है। जबकि देखो नर्सरी का जो कैलेंडर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए कि हाँ, एक दिन में आपको इतने पेड़ उगाने हैं, एक हफ्ते में इतने पेड़ उगाने हैं। और मानसून का जो पैटर्न है वो भी रिलायबल नहीं है, तो कम से कम आप तो तैयारी करके रखो। इंडिया ने वैसे देखो 26 मिलियन का एफोरेस्टेशन का टारगेट सेट किया है, बट आज तक किसी भी स्टेट को टारगेट असाइन नहीं किया है कि कौन सा स्टेट कितना एफोरेस्टेशन करेगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2023 कहता है जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ है ना, वो देखो मेनली एग्रो फॉरेस्ट्री से हुआ है, मतलब खेतों में जो पेड़ उगाए गए हैं उससे हुआ है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ज़्यादा प्लांटेशन नहीं किया, फार्मर्स ने ज़्यादा किया है। समझ गए? लास्ट में डिस्ट्रिक्ट्स भी बताए जाते हैं जिन 4 राज्यों से होकर ये वाल गुजरेगी ना, जैसे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट आते हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़। राजस्थान में 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गुजरात में 3 डिस्ट्रिक्ट जैसे बनसकंठा, क्या नाम है ये, बनासकंठा, पाटन और सबरकांठा। गलत बोला क्या मैंने? चलो थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। राइटर बोलते हैं देखो हर जगह बीजेपी रूल्ड, मतलब बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं ये सारे, तो राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट नहीं है। मेनली लैंड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़्यादा दिक्कत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्रीन वॉल के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सिविल मिलिट्री सिनर्जी से संबंधित ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिविल मिलिट्री सिनर्जी का मतलब क्या है? सिविल डोमेन में आप बताओ कौन कौन आता है। सिविल डोमेन में जैसे देखो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सब आ जाते हैं सिविल डोमेन में। और मिलिट्री डोमेन में कौन आता है? आर्म्ड फोर्सेस, जैसे आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। काम दोनों का देखो एक ही है, नेशनल सिक्योरिटी यानी देश की सुरक्षा करना। जो सिविलियन डोमेन में आते हैं ना, अब कई बार देखो वैसे उनका यूजली काम डेवलपमेंट का होता है, लेकिन ब्रॉडर काम तो उनका नेशनल सिक्योरिटी का है ही ना, देश की सुरक्षा करना। लेकिन देखो दोनों में ना जॉइंटनेस का होना जरूरी है। दोनों में ना नेशनल सिक्योरिटी को अचीव करते वक्त इंटीग्रेशन का होना जरूरी है, खास करके युद्ध की सिचुएशन में। आप बोलोगे सर ये वर्ड का मतलब बताओ, जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? देखो जॉइंटनेस जो वर्ड है ना, ये वर्ड आमतौर पे ना मिलिट्री के तीनों विंग्स में कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, तीनों मिल के अच्छे से काम करें, तो यहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है जॉइंटनेस। और इंटीग्रेशन वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है? आमतौर पे देखो इंटीग्रेशन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? सिविल और मिलिट्री के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी सिविल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस का आपस में अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए, ताकि बेहतर ढंग से देश की सुरक्षा की जा सके। तो मतलब समझ गए, जब हम बात करते हैं सिविल मिलिट्री सिनर्जी की, इसका मतलब सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट जो है आपस में मिल के बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेटेड होके काम कर सकें, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके दोनों की मिलके। इसके बाद राइटर ना थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं कि पास्ट में देखो सिविल और मिलिट्री के बीच में रिलेशंस कैसे रहे हैं और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं दोनों के बीच में रिलेशंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। देखो ब्रिटिश इरा की हम बात करें, उस समय तो मिलिट्री का कंट्रोल जो था वो अंग्रेज ऑफिसर्स के पास में था, लेकिन देश को आज़ादी मिली 1947 में, शिफ्ट हो गया, हमने डेमोक्रेटिक मॉडल को अपनाया। और 1957 में ना सैमुअल पी हंटिंगटन ने ना एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने ये बोला था देखो जो प्रोफेशनल मिलिट्री है ना उसका कंट्रोल सिविलियन हाथों में होना चाहिए। फिर बाद में क्या हुआ आपने देखा, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना 100 के आसपास देश आज़ाद हुए, लेकिन 70 के आसपास देश ऐसे थे जहां पे मिलिट्री का कब्जा हो गया। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ।
हमारे देश में मिलिट्री का कंट्रोल हमेशा सिविलियंस के हाथों में रहा। हमारे पड़ोसी देश देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, हर जगह मिलिट्री ने सत्ता पे कब्जा कर लिया। लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट रही हमारी कि हमने ऐसा नहीं होने दिया, डेमोक्रेसी बची रही हमारे देश में। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात पे जोर दिया था कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में कि मिलिट्री का कंट्रोल सिविलियन हाथों में होना चाहिए। इसके बाद राइटर सक्सेस स्टोरीज बताते हैं सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की। दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो किस प्रकार से 2001 में अर्थक्वेक आया था भुज में, बढ़िया ढंग से दोनों ने मिलकर काम किया, राहत का कार्य बढ़िया ढंग से पूरा हुआ। अब भूकंप से तो नुकसान जो हुआ वो हुआ, लेकिन बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से चलाया गया। 2004 में जब सुनामी लहरें आई थी तब भी दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। 2013 में उत्तराखंड फ्लड्स के दौरान, 2018 में केरला फ्लड्स के दौरान, और कई बार देखो लैंड ऑर्डर सिचुएशन जब खराब हो जाती है तब भी आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। इवन कई बार राइट्स हो जाते हैं, सिविल अनरेस्ट हो जाता है, तब भी आर्मी को बुलाया जाता है। मिलिट्री के पास देखो स्पेशल कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे कोई केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर इमरजेंसी है तो उसमें रिस्पॉन्स देना है। अब कैपेबिलिटी मिलिट्री के पास में होती है। हेलीकॉप्टर से लिफ्ट ऑपरेशंस चलाने हैं, अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने हैं, तो मिलिट्री के पास में कैपेबिलिटी होती है। जैसे भारतीयों को दूसरे देशों से निकालने से संबंधित ऑपरेशंस, ये काफ़ी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ऑपरेशन राहत येमेन में चलाया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारतीयों को निकाला था, ऑपरेशन मैत्री नेपाल से भारतीयों को निकाला था। नहीं, शायद ऑपरेशन मैत्री में भारतीयों को नहीं निकाला था, वहाँ पे ना 2015 में भूकंप आया था, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे इंडिया ने मदद पहुंचाई थी नेपाल में उस समय 2015 में भूकंप आने के बाद, वो था ऑपरेशन मैत्री। इवन थाईलैंड में केव्स में कुछ युवा फंस गए थे तो उनको निकालने में भी इंडियन नेवी ने मदद की। चलो, इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं। इसके बाद राइटर बताते हैं सिनर्जी की हम बात कर ही क्यों रहे हैं। सिनर्जी की बात देखो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिविल और मिलिट्री विंग्स के बीच में ना काफ़ी डिफरेंस होते हैं। कामकाज का तरीका जो है दोनों का अलग होता है, इस वजह से कई बार दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से आज हम ये सिनर्जी वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। कामकाज का तरीका कैसे अलग होता है, जैसे देखो मिलिट्री ऑफिसर्स को ना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में ट्रेन किया जाता है। इनके लिए हायरार्की बहुत ज़रूरी है, मतलब सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना। और आपने देखा होगा सीनियर ने बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद जूनियर ऑफिसर चूं तक नहीं करता, वैसे का वैसा ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। मिलिट्री में स्पीड पे काफ़ी फोकस किया जाता है कि जल्दी जल्दी काम करो। यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट है, काम सेम की सेम हो, और पर्सनल व्यूज़ मिलिट्री में मैटर नहीं करते कि आपका क्या व्यू है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिविल सर्विसेज में अप्रोच अलग होती है। सिविल सर्विसेज में कई बार प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंसेंसस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंसल्टेशन पे फोकस किया जाता है, तो इस वजह से काम कई बार स्लो हो जाता है। मिलिट्री में जो ऑफिसर्स होते हैं उनका टेन्योर छोटा होता है, लेकिन सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर होते हैं उनका लंबा टेन्योर होता है, तो इस वजह से भी अप्रोच में थोड़ा फ़र्क होता है। सिविल सर्विसेज प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है, सभी ऑफिसर्स अपनी स्किन बचाने की कोशिश करती है। मिलिट्री का जो काम है थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है कि रिजल्ट निकाल के देना है। प्रोक्योरमेंट में भी आप देखोगे मिलिट्री ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करती है, प्रोक्योरमेंट में मिलिट्री फोकस करती है परफॉर्मेंस पे, कि भाई जो चीज़ हम प्रोक्योर कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ट होनी चाहिए। जबकि सिविल जो प्रशासन है वो फोकस करता है किस पे, लोएस्ट बिडर पे। पैसा नहीं खर्च करना है, कम से कम पैसा खर्च करना है, थोड़ा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो इस ऐसा सोच होती है सिविल प्रशासन की। अब जैसे मिलिट्री विंग्स के पास में ना बहुत सारा लैंड होता है, लैंड, स्पेक्ट्रम, एयर स्पेस। अब इनका ये यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इनका यूज़ करना ज़रूरी है। कई बार सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनका यूज़ करना चाहता है डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस डिस्कस किए कि कामकाज में क्या डिफरेंसेस रहते हैं जिसकी वजह से सिनर्जी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। अब राइटर बोलते हैं क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं
कारगिल वार के बाद में दोनों के बीच में सिनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की। 1999 में जब कारगिल वार हुआ था ना, तो उस समय दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन में काफी गैप्स मिले थे। तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी उस समय। रिकमेंडेशंस के बाद एक ना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर आईडीएस। आईडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। हेडक्वार्टर आईडीएस इस्टेब्लिश हुआ ताकि जॉइंट प्लानिंग की जा सके। और यह कब हुआ था? कारगिल वार में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तब कारगिल रिव्यू कमेटी ने यह रिकमेंडेशंस दी थी कि हेडक्वार्टर आईडीएस इस्टेब्लिश किया जाए जॉइंट प्लानिंग के लिए। फिर इसी के बाद में डीआईए बनी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ताकि दोनों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो इंप्रूव हो। और इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड भी उसी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बाद बना था। तीनों सर्विसेज एक ही कमांड में आ गई। उस समय देखो सीडीएस की पोस्ट प्रपोज हुई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, लेकिन उस समय बनी नहीं, बनी बाद में थी 2019 में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट बनी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अपॉइंट किया गया, जो आज के समय में जो पोजीशन अजीत डोभाल के पास में है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी ज़्यादा पावर्स दी गई। इवन टेक्निकल इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए एनटीआरओ बना। तो ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं जो लिए गए थे तीनों फोर्सेस के बीच में जॉइंटनेस को इंक्रीज करने के लिए, और दूसरी तरफ सिविल और मिलिट्री विंग्स के बीच में सिनर्जी को इंप्रूव करने के लिए, इंटीग्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं डीपीपी भी बना, यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, लेकिन ज़्यादा ताकत नहीं मिली इस बोर्ड को, इस प्रोसीजर को। इस वजह से ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाया। फिर इसके बाद आते हैं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स 2019 के बाद। 2019 के बाद में देखो सीडीएस की पोस्ट बन गई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स क्रिएट हुआ। ये एक मेजर माइलस्टोन था। सीडीएस को ड्यूल रोल दिया गया था। एक तरफ वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे, और दूसरी तरफ सीडीएस जो थे, मतलब अभी भी पोस्ट है, सीडीएस की पोस्ट ऐसी बनाई गई कि प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होंगे डिफेंस मिनिस्टर के। सीडीएस इवन ट्राई सर्विसेज एजेंसीज को भी ओवरसी करते हैं। सीडीएस तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के बीच में जॉइंटनेस प्रमोट करते हैं, ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रेनिंग में। पहले एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को खत्म कर दिया और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के फंक्शंस दे दिए गए किसको? डीएमए को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को। इसके बाद देखो राइटर बोलते हैं बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई जिनको लेके पहले ना कभी मिलिट्री का विरोध हुआ करता था, जैसे जियो स्पेशियल डेटा को शेयर करना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की एक्सेस, या फिर ड्रोन्स पे रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन बेहतर कोऑर्डिनेशन से अच्छी पॉलिसीज बनी, जिससे देश की डेवलपमेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, और मिलिट्री के जो कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस किए गए। अग्निवीर, स्पर्श, अग्निवीर तो आपको पता है, स्पर्श क्या है? स्पर्श जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये कुछ जो मिलिट्री में पेंशन्स वगैरह हैं उनके डिजिटाइजेशन से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ स्पर्श सिस्टम क्या है। मुझे तो पेंशन के डिजिटाइजेशन से संबंधित कुछ याद आ रहा है। फिर देखो थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है आज के समय में। अब देखो मॉडर्न वारफेयर ना ऐसा हो गया है, मॉडर्न वारफेयर में इंफॉर्मेशन वारफेयर भी चलता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर भी चलता है, साइबर अटैक्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर भी होता है। अब मॉडर्न वारफेयर में आपको पता है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा जरूरी हो गया है, लाइंस ब्लर हो गई हैं। सिर्फ ट्रेडिशनल युद्ध नहीं होता आज के समय में, तो इस वजह से रिस्पॉन्सेज जो हैं जॉइंट होने चाहिए सिविलियन और मिलिट्री डोमेन्स के। जैसे 2020 में कॉलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक हुआ, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। मिलिट्री और सिविलियन दोनों का रिस्पॉन्स इस समय जरूरी था। ड्यूल यूज जो टेक्नोलॉजीज हैं आज के समय में काफ़ी बन रही हैं, जैसे एआई, ड्रोन। अब यहाँ पे मिलिट्री और सिविलियन दोनों का को डेवलपमेंट जरूरी है। फिर देखो लॉ फेयर यानी लीगल टूल्स को स्ट्रेटेजिक वेपन्स की तरह यूज करना। जैसे कई बार इंडिया नहीं करता कि इस कन्वेंशन का उल्लंघन आपने किया है, तो यहाँ पे भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है मिलिट्री डोमेन को। और मैरीटाइम डोमेन में लॉ फेयर काफ़ी कॉमन है। इवन आज के समय में ना अभी एआई और ड्रोन जैसे जो इमर्जिंग एरियाज है ना, वहाँ पे लीगल वैक्यूम है, कोई कन्वेंशन वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे भी दोनों की सिनर्जी की काफ़ी आवश्यकता है।
इसके अलावा देखो ग्रे जोन वारफेयर का डोमेन भी बड़ा है। ग्रे जोन वारफेयर जैसे देखो मान लीजिए ऑयल सप्लाईज को डिसरप्ट कर दिया, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग है, इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए स्लो स्टेप्स दुश्मन लेता है, तो ये सब ग्रे जोन वारफेयर है। तो यहाँ पे भी दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आजकल कुछ देश सॉफ्ट पावर, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन इन सबको वेपनाइज कर रहे हैं। हेल्थ को वेपनाइज करना जैसे मतलब वैक्सीन्स ना देना या फिर जानबूझ के वायरस छोड़ देना, ये सारी चीजें। लास्ट में राइटर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स हैं आज के समय में, तो यूनिफाइड रिस्पॉन्स जरूरी है। कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, रशिया चाइना एक्सिस मजबूत हो रही है, ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, ट्रेड वार काफ़ी कॉमन हो गए हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की कंसंट्रेशन कुछ ही देशों के पास में है, साइबर अटैक्स का स्केल बढ़ गया है और सोफिस्टिकेशन भी बढ़ गया है, न्यूक्लियर डेटरेंस कमज़ोर हो रहा है नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद में। तो इस वजह से यूनिफाइड रिस्पॉन्स जरूरी है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एथिक्स और ऐसे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सोशल मीडिया आज के समय में लोगों की सेल्फ वर्थ जो है वो डिफाइन कर रहा है? काफ़ी डीप आर्टिकल है, आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने ना रिसेंट में एक न्यूज़ देखी होगी। न्यूज़ ये थी, एक यंग एंटरप्रेन्योर ने ना सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि ना उसके सोशल मीडिया पे ना फॉलोअर्स कम हो गए थे। आपको काफ़ी शॉकिंग लगा होगा, लेकिन देखो मीसा अग्रवाल का जो केस है हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि लोग इसकी वजह से सुसाइड को मजबूर होने लगे? तो इसके इम्पैक्ट को हम समझते हैं, पॉइंट वाइज फॉर्म में समझाऊंगा, क्योंकि वैसे तो आर्टिकल आपको सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन पॉइंट यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मेरा काम आपको अच्छा लगवाना नहीं है, मेरा काम है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाना। सोशल मीडिया देखो 2004 में फेसबुक आने के बाद में काफ़ी पॉपुलर हो गया, बाद में इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक ये सब आए। 2010 में जब स्मार्टफोन की रेवोल्यूशन आई ना, तो सोशल मीडिया घर घर में पहुंच गया। डेटा देखो ये बताता है हमारे देश में आज के समय में 500 मिलियन से ज़्यादा सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, और वो एवरेज तौर पे डेली 2.5 घंटे जो है सोशल मीडिया पर बिताते हैं, स्पेंड करते हैं। वैसे बने तो ये प्लेटफॉर्म आपस में कम्युनिकेशन के लिए थे, लेकिन अब ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, वैलिडेशन के लिए और सेल्फ वर्थ साबित करने के लिए भी सोर्स बन गए हैं। लोग सोशल मीडिया की सहायता से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, सेल्फ वर्थ साबित करते हैं कि देखो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पे वो वैलिडेशन चाहते हैं लोगों से कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। जैसे देखो डॉक्टर मेघना साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनका ये कहना है, अब देखो सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक मिरर बन गया है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास बन गया है। यंग लोगों की जो आइडेंटिटी है वो अब बेडरूम में नहीं बन रही है, यंग लोगों की आइडेंटिटी अब परफॉर्म हो रही है, एडिट हो रही है। कहां पे? प्लेटफॉर्म पे। यंग लोग अब खुद से नहीं पूछते कि मैं कौन हूं, हु एम आई। वो देखो वैसी ही आइडेंटिटी बना रहे हैं जिससे उनको सोशल मीडिया पे वैलिडेशन मिले। जिससे ज्यादा लाइक्स मिलते हैं वो अपनी आइडेंटिटी वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिन चीज़ों से ज़्यादा फॉलोअर मिलते हैं, ज़्यादा लाइक बनते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट। इसमें देखो ये बोला जाता है आज ना यंग लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्ल्ड का जो सेपरेशन है वो गायब हो गया है। उनके लिए सब सेम है। जैसे देखो हमारे लिए ऑनलाइन वर्ल्ड सिर्फ एक माध्यम है, मतलब मैं तो हूँ भी नहीं अभी फ़िलहाल, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी नहीं हूँ, ट्विटर पे है शायद अकाउंट, लेकिन कभी कभी चलाता हूँ। लेकिन देखो जो यंग लोग हैं ना, जेन जी हैं, उनके लिए वो सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं, तो उनके लिए ना सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का कोई स्पेस ही नहीं है। उनका फोकस सिर्फ प्रेजेंटेशन पे है कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है सोशल मीडिया पे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का कोई स्कोप नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। और देखो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स जिम्मेदार नहीं है, पूरा जो इकोसिस्टम है वो वल्नरेबिलिटी को पनिश करता है।
एल्गोरिथम ग्लोसी कंटेंट को फेवर करते हैं, चिकने चुपड़े कंटेंट को, भड़कीले कंटेंट को जो एल्गोरिथम है वो फेवर करता है। तो इन्फ्लुएंसर फिर वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ ना ट्रेंड चलता है, ट्रेंड जैसे कि थाई गैप। थाई गैप मतलब टांगे जो हैं पतली पतली होनी चाहिए, टांगों के बीच में गैप होना चाहिए। लड़कियां काफ़ी फॉलो करती हैं कई बार इसको, मॉर्निंग रूटीन की वीडियो काफ़ी चलते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक प्रेशर आता है आइडियल मॉर्निंग रूटीन दिखाने के लिए। आइडियल जबकि कोई नहीं होता यार, इंसान के अलग अलग रूटीन होते हैं, लेकिन आइडियल मॉर्निंग रूटीन दिखाने का उनके ऊपर प्रेशर होता है। इवन जो सेलिब्रिटीज़ या फिर बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो भी बॉडी फीचर्स को प्रमोट करते हैं। और यंग लोग ना अब अपने चेहरों की माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स को नोटिस करने लगे हैं कि मेरा चेहरा मतलब एक गाल दूसरे गाल से अलग क्यों है। मतलब उन्हें पता है कि तस्वीर जो ली है फिल्टर की सहायता से ली है, लेकिन फिर भी वो उस फिल्टर की तस्वीर के साथ में जीना चाहते हैं कि यही सच है, फिल्टर की जो तस्वीर है वही मेरी तस्वीर है, वो बस यही मानना चाहते हैं। इसकी वजह से देखो ईटिंग डिसऑर्डर्स भी काफ़ी आ रहे हैं। मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक, टॉक्सिक हो गई हैं चीज़ें, मतलब बहुत आगे निकल गई हैं। इवन लोग अपने बच्चों को कमोडिफाई कर रहे हैं, कमोडिटी की तरह में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री आई थी, बैड इन्फ्लुएंस। इसमें दिखाया गया कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे का यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने के लिए। ऐसे बच्चे जिनका देखो परवरिश ही ऐसे सिनेरियो में हुई है, व्लॉग बन रहे हैं डेली, तो उनका कैसी मानसिकता होगी, कैसा मेंटल माइंडसेट होगा उनका। जैसे एक कुछ व्लॉगर हैं, शायद वो फ्लाइंग बीस्ट नाम से हैं, तो वो उनके व्लॉग में उनके बच्चे काफ़ी आते हैं। तो काफ़ी बार ये डिबेट का इशू बनता है कि उनके बच्चे जब बड़े होंगे, शुरुआत से ही 2 साल की एज, 3 साल की एज, 4 साल की एज, डेली सोशल मीडिया और ये सब व्लॉगिंग चलती रहती है, तो बाद में उनका माइंडसेट कैसा होगा। राइटर इसका नाम देते हैं, ये एक प्रकार से इमोशनल चाइल्ड लेबर है। बाद में एक ब्लू व्हेल चैलेंज का जिक्र किया जाता है, ये पहले सुर्खियों में आया था। कुछ टास्क दिए जाते हैं और अंत में सुसाइड करवाया जाता था बच्चों से। काफ़ी बच्चों ने इस ब्लू व्हेल चैलेंज के तहत सुसाइड भी किया था। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो आजकल ये सब हो रहा है ना, जैसे लड़कों के ऊपर अल्फा मेल या फिर सिग्मा मेल बनने का प्रेशर होता है कि अल्फा मेल बन के दिखाना है, सिग्मा मेल बन के दिखाना है, सख्त लोंडा, ये सब। लड़कियों को अल्ट्रा सेक्सी बनने का प्रेशर होता है। तो इन सब का इम्प्लीकेशन क्या होते हैं इसकी बात कोई नहीं करता। मतलब रियल पेन अंदर से, इनसिक्योरिटी, वो सब उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज के समय में देखो जो टीनेजर्स हैं उनका पेरेंट्स के साथ में तो कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। देखो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ना पेरेंट्स टीनेजर्स को कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते। एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जिसकी आवश्यकता है वो एब्सेंट हो गई है। इसलिए ना मीनिंगफुल कन्वर्सेशन जरूरी है, सर्विलियंस के बजाय कनेक्शन जरूरी है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। समझ गए। आज के समय में तो फिंस्टा अकाउंट्स भी काफ़ी कॉमन हैं। फिंस्टा अकाउंट्स मतलब फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स। मतलब बच्चे अपनी फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लेते हैं जहां पे उनका सर्विलियंस ही नहीं हो सकता। तो इसलिए कनेक्शन जरूरी है, जिसकी बात बार बार राइटर करते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने ग्रीन वॉल वाला आर्टिकल डिस्कस किया। ग्रीन वॉल 1400 किलोमीटर की बनानी है, पोरबंदर से लेके दिल्ली राजघाट तक। सिंबॉलिक है, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ, समाधि राजघाट में है। 1400 किलोमीटर की दीवार, 7500 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। 78% सेंटर की तरफ से, 20% स्टेट और 2% इंटरनेशनल फंडिंग। ये प्रेरणा आई अफ्रीकन वाल से। अफ्रीकन जो वाल थी, विजन बढ़ा लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई अभी तक। क्यों? फंडिंग की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। सेम दिक्कतें हमारे यहाँ पे भी आ सकती हैं। लैंड रेवेन्यू, लैंड डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, लैंड डिपार्टमेंट मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है अभी तक। स्टेट्स को इंडिविजुअल टारगेट असाइन नहीं है। अरावली हिल्स को काटा जा रहा है, फ्लैट किया जा रहा है। इसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म्स नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है।
ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ग्रीन वॉल का कंसेप्ट काफ़ी एम्बिशियस है। फिर ये सिविल मिलिट्री सिनर्जी की हमने बात की। इसमें हमने ये बात की सिनर्जी देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना स्कोप बढ़ गया है। मतलब ग्रे वारफेयर हो रहा है, ट्रेडिशनल वार नहीं हो रहा है। मॉडर्न वारफेयर में सिविल और मिलिट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो 3 जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की जाती है। पहला तो आया था कारगिल के युद्ध के बाद में, दूसरा सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स आए 2019 में जब CDS की पोस्ट बनी थी। अब राइटर बोलते हैं थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। थर्ड जनरेशन की रिफॉर्म की आवश्यकता इसलिए है, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी आ गई है, हाइब्रिड थ्रेट्स हैं, लाफेयर हैं, मतलब लीगल जो क्लोजेस हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आर्टिकल कौन सा डिस्कस किया, ये सोशल मीडिया वाला। सोशल मीडिया आजकल देखो इन्फ्लुएंसर्स की सेल्फ वर्थ डिफाइन कर रहा है, वैलिडेशन लेते हैं वो इससे। उनके खुद की आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे ही बन रही है, परफॉर्म हो रही है, एडिटिंग हो रही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में फ़र्क ही ख़त्म हो गया है। इन्फ्लुएंसर जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। ट्रेंड फॉलो करने का प्रेशर है, जैसे थाइज गैप, थाई टांगे पतली होनी चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए। लड़कों के ऊपर प्रेशर है सिग्मा मेल बनने का और अल्फ़ा मेल बनने का। लड़कियों के ऊपर अल्ट्रा सेसी बनने का प्रेशर है। तो ये डेंजरस ट्रेंड है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के समय में मिसिंग है। ये क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करना है सोशल मीडिया से संबंधित। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।